नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चार शिखर कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में देखा था। जो आज का इस वीडियो में जो अपन का लेक्चर रहेगा वो रहेगा पृथ्वी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थ। देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी किस प्रकार की आकृति क्या है, कितना इसका डायमीटर है, कितनी इसकी रेडियस है, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, लोएस्ट पॉइंट क्या है, इनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सभी दोस्तों सभी परिचित हो आप कि पृथ्वी का आकार वो कैसा है, गोल है, गेंद के समान है। यह अपन की पृथ्वी है और अपन मानते हैं कि पृथ्वी कैसी है, गोल। कुछ अपन ये भी मानते हैं कि पृथ्वी कैसी है, नारंगी के समान है। और अपन ये भी मानते हैं कि पृथ्वी कैसी है, अंडाकार है। लेकिन तीनों में से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि तीनों ही ऑप्शन अपन के पास एग्जाम में आ गए और क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वी है, गोल है, नारंगी है, अंडाकार है, तो इसमें से अपन का सटीक आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा गोल। अब आप ऐसे कहोगे कि गोल क्यों है, नारंगी कैसे नहीं है, अंडाकार कैसे नहीं है। इसका जवाब ये रहेगा कि गोल इसलिए है, एक्चुअल में देखें, अपन वास्तविकता देखें तो पृथ्वी कैसी है, नारंगी के समान है। क्योंकि दूरों पर क्या है, थोड़ी चपटी हुई है, दबी हुई है, दसी हुई है, चपटी हुई है दूरों पर, इसलिए पृथ्वी कैसी है, नारंगी के समान है। लेकिन एग्जाम पॉइंट व्यू से पृथ्वी कैसी है, गोल माना गया पृथ्वी को। क्योंकि पृथ्वी को गोल इसलिए माना गया है कि जो ग्रह हैं, खगोलीय पिंडों में कुछ श्रेणी के ग्रह होते हैं जो संख्या में 8 हैं, और उन ग्रहों की विशेषता होती है कि वो आकार में कैसे होने चाहिए, गोल होने चाहिए। यदि वो आकार में गोल नहीं है तो उसको ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। जैसा यम के साथ हुआ, पहले 2006 से पहले ग्रह की संख्या कितनी थी, 9 थी, और वर्तमान में कितनी है, 8 है। कोई भी खगोलीय पिंड जो ग्रह बनता है उसके लिए 3 कंडीशन क्या होनी चाहिए, पूरी करता हो। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी, देखो, एक तो पहली कंडीशन जो है वो है आकार गोल होना चाहिए। जो खगोलीय पिंड है वो क्या क्या होगा, आकार में गोल होगा। दूसरा, स्वयं का गुरुत्व है, आकर्षक बल होना चाहिए। और तीसरा है स्वयं का परिपथ होना चाहिए। यदि कोई खगोलीय पिंड ये तीनों कंडीशन पूरा करता है तो वो क्या कहलाता है, ग्रह कहलाता है। तो पृथ्वी भी क्या कर रही है, ये तीनों कंडीशन क्या कर रही है, पूरी कर रही है, इसलिए क्या है, ग्रह है, इसलिए पृथ्वी क्या है, गोल है। और इससे गोल है, पृथ्वी गोल है, ये बात सबसे पहले कही किसने थी, किस भूगोलवेत्ता ने ये कहा था कि पृथ्वी क्या है, गोल है। ये कहा था पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। उसके बाद पृथ्वी नारंगी है, यह सबसे पहले किसने कहा था, न्यूटन ने। किसने कहा था, न्यूटन ने। भौतिकी विज्ञान वैज्ञानिक थे न्यूटन, उसने क्या कहा था, पृथ्वी क्या है, नारंगी के समान है। नारंगी का मतलब ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी चपटी हुई है, दबी हुई है ये। अब देखते हैं किस प्रकार से, इसका डायमीटर कितना है, क्या है, रेडियस कितनी है। ये है पृथ्वी का केंद्र बिंदु। और पृथ्वी क्या है, वृत्त है। तो प्रत्येक वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली प्रत्येक भुजा क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो जैसे अपन देखेंगे, ये एक बिंदु क्या है, केंद्र से गुजर रही है, ये भी क्या कर रही है, केंद्र से गुजरे, तो दोनों ही क्या है, डायमीटर है। ये भी क्या है, डायमीटर कह सकते हैं अपन, ये भी क्या है, डायमीटर है। लेकिन अपन मुख्य रूप से 2 डायमीटर को देखेंगे। कौन कौन से डायमीटर को, इन 2 डायमीटर को अपन देखेंगे। डायमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं दोस्तों। अब ये चीज लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी कि ये क्या है, पृथ्वी का इक्वेटर है, विषुवत है, ठीक है, भूमध्य रेखा थी, ये बराबर 2 विभागों में विभाजित कर रही थी। तो जो ये है, ये व्यास, इस व्यास को, इस डायमीटर को अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विषुवतीय व्यास। विषुवतीय। और ये पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है दोस्तों, 12,756 किलोमीटर। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछेगा भी कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर।
वर्ग किलोमीटर नहीं लिखना है, क्या लिखना है, केवल किलोमीटर लिखना है। उसके बाद पृथ्वी का, देखो ये क्या है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। देखो ध्रुव कितने हैं पृथ्वी पर, 2 हैं, उत्तरी ध्रुव है वह दक्षिणी ध्रुव है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी पर ध्रुवों की संख्या कितनी है, 2, उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव है। तो ये दोनों क्या है, ध्रुवों को जोड़ रहा है ये व्यास, तो अपन क्या बोलेंगे, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है दोस्तों 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। अब इन दोनों डाटों में से अंतर पूछा जाता है कि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास व विषुवतीय व्यास में अंतर कितना है, पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास व विषुवतीय व्यास में अंतर कितना है। तो अंतर है 42 किलोमीटर। कितना है, 42 किलोमीटर। कैसे, 12,756 में से लेस करेंगे 12,714, तो अपन के पास कितना आएगा, 42 आएगा। तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों में अंतर कितना है, सॉरी दोनों व्यासों में अंतर कितना है, 42 किलोमीटर। ठीक है। अब साइलेंट मोड में आपसे पूछा जाए, सीधा इक्वेशन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का व्यास है, तो आपका आंसर रहेगा 12,742 किलोमीटर। कितना रहेगा, 12,742 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास कितना है दोस्तों, 12,742 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। वह पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। अब देखना इस व्यास की तुलना में या पृथ्वी गोल किस प्रकार से होती, यह पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है 12,714 और विषुवतीय व्यास कितना 12,756। इसलिए अपन ये नहीं कह सकते क्या है, गोल है, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि पृथ्वी क्या है, नारंगी है। क्यों, दोनों में अंतर क्या है, 42 किलोमीटर। ये व्यास क्या है, कम, इसलिए ध्रुवों पर पृथ्वी क्या है, चपटी है। पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है, चपटी है। ठीक है ना। इसके बाद अपन देखते हैं पृथ्वी का 2 मान है, पृथ्वी के 2 मान है दोस्तों। एक है अक्षीय मान, और एक है कक्षीय मान। एक तो है अक्षीय मान और एक है कक्षीय मान। और आपने देखा होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और पृथ्वी का कक्षीय मान है वो रहेगा 66.5 डिग्री। कितना रहेगा, 66.5 डिग्री। तो पृथ्वी के 2 मान है, एक अक्षीय मान 23.5 डिग्री और एक कक्षीय मान 66.5 डिग्री। अब इस मान से संबंधित कुछ रेखाएं हैं पृथ्वी पे, काल्पनिक रेखाएं, वो कौन सी है देखना। 23.5 डिग्री, और लास्ट वीडियो अपन ने देखा था तो जो भूमध्य रेखा के ऊपर की जो अक्षांश होगी वो कौन सी होगी, उत्तरी अक्षांश। और एक है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, नीचे की तरफ रहेगी वो कौन सी रहेगी, दक्षिणी अक्षांश। अब लेते हैं अक्षीय मान, कक्षीय मान, और ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब देखो इन रेखाओं को किन किन नाम से जाना जाता है। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है करक रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, करक रेखा। इस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है मकर रेखा, और इस 66.5 डिग्री को बोला जाता है आर्कटिक रेखा, और नीचे वाली 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है अंटार्कटिक रेखा। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से करक रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आर्कटिक रेखा है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
और मकर रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और अंटार्कटिक रेखा है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अब अपन बात करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की गति देखते हैं अपन कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है, पृथ्वी कितने प्रकार से परिक्रमा करती है। पृथ्वी की गति, और पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है घूर्णन गति। पृथ्वी गति कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। और एक है घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति। इस घूर्णन गति का दूसरा नाम अपन दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति को अपन दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। वह परिक्रमण गति को अपन वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति, पृथ्वी की दैनिक गति, घूर्णन गति को क्या कहा जाता है? दैनिक गति। वह परिक्रमण गति को क्या कहा जाता है? वार्षिक गति कहा जाता है। अब देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर ही क्या है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूर्णन करती है, परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? परिक्रमा करती है। और ये परिक्रमा कब करेगी? कौन सी दिशा से करेगी? ये करेगी, ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। ये कौन सी है? पूर्व। ये कौन सी है? उत्तर। और ये कौन सी है? दक्षिण। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो परिक्रमा करेगी वो करेगी पश्चिम से पूर्व की तरफ। किधर करेगी? पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या करेगी? पृथ्वी अपना अक्ष पर घूर्णन करेगी। पृथ्वी का जो घूर्णन काल रहेगा वो पश्चिम से पूर्व की तरफ रहेगा। और कितनी स्पीड, कितनी किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से करेगी? 1610 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से क्या करेगी? ये पृथ्वी के अक्ष पर क्या करेगी? पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करेगी? परिक्रमा करेगी। इस घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात की घटनाएं होती है। दिन रात की घटनाएं। पृथ्वी पर दिन रात की घटनाएं क्यों घटित होती है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होती है? पृथ्वी पर दिन रात की घटनाएं घटित होती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती तो पृथ्वी पर क्या नहीं होते? दिन रात की घटनाएं घटित नहीं होती। ये थी पृथ्वी की घूर्णन गति। उसके बाद अपन बात करते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति के बारे में। पृथ्वी के परिक्रमण गति के बारे में बात करते हैं। सौर मंडल का मुखिया होता है सूर्य, और समस्त खगोलीय पिंड क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? जैसे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये क्या करते हैं? उपग्रह जो नेचुरल है, वो क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, अर्थात परिक्रमा करते हैं। उस गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। अब पृथ्वी भी क्या है? एक पिंड है, इसलिए क्या करेगा? ग्रह है, इसलिए क्या करेगा? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करेगी? परिक्रमण करेगी। पृथ्वी क्या करेगी? सूर्य के चारों ओर क्या करेगी? परिक्रमा करेगी। सूर्य के चारों ओर क्या करेगी? परिक्रमा करेगी। और कितने दिनों में एक परिक्रमा पूरी कर लेगी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में कितना समय लेती है? 365 दिन व 6 घंटे, अर्थात 365 से ही 1/4 दिन में पृथ्वी है वो सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। और इस एक चक्कर को कहा जाता है सौर वर्ष। क्या कहा जाता है? सौर वर्ष। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर करने में जो समय लेती है उसे क्या कहा जाता है? सौर वर्ष। और एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन 6 घंटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर क्या कौन सी घटनाएं घटित होती है? परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी के ऊपर ऋतु परिवर्तन होते हैं। ऋतु परिवर्तन देखते होंगे दोस्तों, निश्चित समय के बाद में ऋतुओं का क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। ग्रीष्म से मानसून, मानसून से शीत ऋतु, इस तरीके से क्या होते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं।
ये परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं। इसी से संदर्भ में जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय किसी समय क्या आ जाती है, सूर्य के सबसे निकट आ जाती है, या कभी क्या हो जाती है, सूर्य के सबसे दूर होती है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी उस घटना को कहा जाता है उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, उपसौर कहा जाएगा। और यह उपसौर की घटना कब घटित होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपसौर की घटना कब घटित होती है। एक कैलेंडर की डेट है, वो है 3 जनवरी। 3 जनवरी पृथ्वी पर उपसौर की घटना कब घटित होती है, 3 जनवरी को घटित होती है। उपसौर का मतलब जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट हो उस दिन की घटना को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी उसके विपरीत जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर स्थित हो, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर स्थित हो उस घटना को क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसौर, अपसौर कहा जाता है। और यह अपसौर की घटनाएं 4 जुलाई को घटित होती है। कब घटित होती है, 4 जुलाई को। दोनों डेट आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। 3 जनवरी का मतलब कैलेंडर में 3 पहले आता है, 3 जनवरी। और उपसौर तो पहले जो आता है वो क्या है, उपसौर 3 जनवरी, और 4 जुलाई अपसौर। ठीक है, सबसे निकट वाला घटना को क्या कहा जाता है, उपसौर, और सबसे दूर वाली घटना को क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद संक्रांति। संक्रांति 2 प्रकार की होती है। एक होती है मकर संक्रांति और एक होती है करक संक्रांति। अब अपन मकर संक्रांति की बात करें। मकर संक्रांति की ये कौन सी है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये कौन सी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, करक रेखा। जब सूर्य का प्रकाश करक रेखा पर लंबवत गिरता है, जब सूर्य का प्रकाश करक रेखा पर लंबवत गिरता है तो उस घटना को क्या कहा जाता है, करक संक्रांति कहा जाता है। और जिस समय सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत गिरता है, सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर क्या गिरता है, लंबवत गिरता है, तो उस घटना को क्या कहा जाता है, मकर संक्रांति कहा जाता है। तो संक्रांति कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, मकर संक्रांति जब सूर्य का प्रकाश लंबवत कहाँ गिरता है, मकर रेखा पर, तो वो घटना क्या कहलाती है, मकर संक्रांति। और करक संक्रांति जब सूर्य का प्रकाश करक रेखा पर लंबवत गिरता है तो उस घटना को क्या कहा जाता है, करक संक्रांति कहा जाता है। उसके बाद एक घटना होती है विषु। और ये विषु क्या होता है, ये भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है शरद विषु और एक होता है बसंत। और जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर क्या आता है, लंबवत आता है, तो क्या होता है, दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होंगे, जब भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश क्या आता है, लंबवत गिरता है। वो डेट रहेगी, एक रहेगी 21 मार्च,
और एक रहेगा 23 सितंबर। जब 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन व रात बराबर होते हैं, अर्थात 12-12 घंटे में डिवाइड होते हैं। 21 मार्च व 23 सितंबर को 21 मार्च वाले दिन को बोला जाता है वसंत विश्व, और 23 सितंबर वाले की घटना को बोला जाता है शरद विश्व बोला जाता है। विश्व कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, शरद व बसंत। बसंत विश्व की घटना घटित होती है 21 मार्च को, वह शरद विश्व की कब होती है, 23 सितंबर को घटित होती। यह था विश्व के बारे में। अब अपन देखते हैं, कई दफा क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन कब घटित को, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में 2 प्रकार से होते हैं। सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, ये घटनाएं क्या होती है, दोनों गोलार्धों में घटित होती है। अब अपन बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध, और भारत भी कौन सी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में है अक्षांश की दृष्टि से। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन वो है 21 जून। तो स्वाभाविक है, यदि 21 जून सबसे बड़ा दिन है तो सबसे छोटी रात भी होगी इसी दिन। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, और इसी के उल्टा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, 21 जून को यदि सबसे बड़ी रात हो रही है, सॉरी दिन हो रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, सबसे छोटी रात भी होगी इधर। ठीक है। अब दक्षिणी गोलार्ध की अपन बात करें, सबसे बड़े दिन की, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 22 दिसंबर का जो दिन है वो क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखो, यदि अपन के पास साइलेंट मोड में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इतना ही पूछता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन है, इसमें ऑप्शन ए आ गया 21 जून, बी आ गया 22 दिसंबर, आप तो कंफ्यूज हो गए कि उत्तरी गोलार्ध में तो होता है 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में होता है 22 दिसंबर को। तो अपन को उस कंडीशन में क्या करना है, 21 जून करना है, क्योंकि अपन कौन से गोलार्ध में स्थित हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, इसलिए क्या करना है, अपन 21 जून करना है। अदरवाइज 21 जून ऑप्शन में नहीं होता तो क्या कर देते, 22 दिसंबर कर देते, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वी का सबसे उच्चतम बिंदु, पृथ्वी का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे सर्वोच्च जो बिंदु है, पृथ्वी का सर्वोच्च बिंदु, और ये है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट है, ये एशिया महाद्वीप के नेपाल देश में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है वो 8,848 मीटर से 8,850 मीटर तक है। अब आप में ये कंफ्यूज हो गया, इस प्रकार से नहीं दिया, 8,848 भी दे दिया, 8,850 भी दे दिया, तो आपको क्या करना है, 8,848 मीटर करना है। देखो, पृथ्वी का सर्वोच्च बिंदु है वो माउंट एवरेस्ट है। ये माउंट एवरेस्ट है, ये हिमालय पर्वतमाला की श्रेणी में स्थित एक पर्वत चोटी है जो नेपाल में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर से 8,850 मीटर। ठीक है दोस्तों, इस माउंट एवरेस्ट का प्राचीन नाम, माउंट एवरेस्ट का प्राचीन नाम, तो माउंट एवरेस्ट का जो प्राचीन नाम है वो चोटी 15 के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, चोटी 15 था। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है इसके नामांकन से संबंधित, कि नेपाल में, स्थानीय भाषा में नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है नेपाल में सागर माथा। क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। तो ये थी पृथ्वी के सर्वोच्च बिंदु के बारे में बात। अब करते हैं पृथ्वी का
निम्नतम तल कौन सा है, ठीक है, निम्नतम बिंदु कौन सा है, तो ये रहेगा अपन का मेरियाना गरत। कौन सा है? मेरियाना गरत, जो कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर, जो विश्व का क्या है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा सागर, महासागर भी है, और जो मेरियाना ग्रंथ है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपन ने पृथ्वी के समस्त प्रकार की जो चीजें देखी कि विश्व है, संक्रांति के बारे में देखा, व्यास के बारे में देखा, उसके बाद सबसे ऊंचा पॉइंट, सबसे निम्नतम पॉइंट, इस बिंदु के बारे में अपन ने देखा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जो आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। थैंक यू दोस्तों।